नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट री एग्जाम के दृष्टिकोण से यूनिट 8 हिंदी नाटक को आधार बनाते हुए कुछ प्रश्नों के ऊपर, जो कि आगामी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इस अभ्यास सेट में हम कोशिश करेंगे कि नाटक के टेक्निकल पॉइंट्स को ध्यान में रखें कि कई बार जब क्वेश्चन पेपर कठिन प्रतीत होने लगता है तो उस दौरान हमें किस तरीके से प्रश्नों को हल करना है, या फिर हमें एग्जाम के पहले ही कैसे अलर्ट होके जाना है। तो चलते हैं, बात करते हैं सीधे प्रश्नों के ऊपर। यहाँ पर देख रहे हैं, सवाल पूछा जा रहा है, एक और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य के कथन है। ऑप्शन दिया गया है, उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई, राजकीय अन्न की दासता ने मेरा विवेक खरीदा, व्यवस्था उसकी पीठ थपथपाती थी, याद है जब तुमने विरोध की भाषा अपनाई, सत्ता ने तुम्हारे अस्तित्व पर सीधे हमला किया, इसीलिए विरोध मत करो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन हमें करना है। तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि एक और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य के कथनों को हमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से 2 ऑप्शन सही हैं जो कि द्रोणाचार्य के कथन से जुड़े हुए हैं। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक और द्रोणाचार्य किसका नाटक है, इसके कौन कौन से पात्र हैं, कब प्रकाशन हुआ था। ठीक है, ये सारी चीजें आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि द्रोणाचार्य के कथन कौन से हैं। तो आप जब नाटक पढ़ेंगे तो इस कथन को आप जरूर देखेंगे कि द्रोणाचार्य का कथन है, उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई। और बी ऑप्शन भी है कि राजकीय अन्न की दासता ने मेरा विवेक खरीदा। पंक्तियां सुक्तिनुमा है, यानी कि इनकी व्याख्याएं की जा सकती हैं। कूट यहाँ पर सही हो रहा है ए और बी, यानी कि जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, ऑप्शन पहला केवल ए और बी इसका सही जवाब है। आपके सहूलियत के लिए, और आप ही में से किसी बच्चे ने कमेंट्स किया था कि सर अन्य जो कथन बच जा रहे हैं उनको भी बता दीजिए कि किसके कथन है। तो हमने थोड़ी सी मेहनत आप लोगों के लिए की है, शायद वो मेहनत आप लोगों को पसंद आए। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन सी और डी जो कथन है, एक और द्रोणाचार्य नाटक में एक पात्र है जिसका नाम है विमलेंदु, उसी द्वारा ये कथन कहा गया है कि व्यवस्था उसकी पीठ थपथपाती थी। और उसी में, उसी पैराग्राफ में आगे का भी कथन है जो कि विमलेंदु का है। तो आगे की परीक्षा के लिए जरूर ध्यान में रखिए कि ऊपर के जो दोनों कथन हैं द्रोणाचार्य के हैं और नीचे के दोनों कथन विमलेंदु के हैं। हो सकता है कि नीचे वाला, मान लीजिए ये जो कथन है, ये वन लाइनर में आ जाए। आप कल्पना कीजिए कि वन लाइनर में भी आएगा तो भी उसका इतना ही महत्व है जितना कि इस समय जिस प्रश्न को लेकर हम आप सभी से चर्चा कर रहे हैं। यानी कि वो कठिन ही होगा, लेकिन जो हमारे विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं और परीक्षा के अंतिम क्षण में जुड़े हुए हैं, ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मात्र 2 दिन बचा हुआ है, फिर भी आप अपना कीमती समय निकाल कर देख रहे होंगे। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाता है कि याद है जब तुमने विरोध की भाषा अपनाई, सत्ता ने तुम्हारे अस्तित्व पर सीधे हमला किया, इसलिए विरोध मत करो। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये जो नाटक है, इसमें आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त की भी झलक दिखाई पड़ती है भाषा शैली के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। और इसमें आप देखेंगे अंधा युग का भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि द्रोणाचार्य इत्यादि की बात की गई है। और यहाँ पर देखिए, राज की अन्न की दास्तान ने मेरा विवेक खरीदा, तो लग रहा है कि कहीं चाणक्य तो नहीं बोल रहा है, लेकिन बोल कौन रहा है, द्रोणाचार्य बोल रहे हैं। तो कुछ नाटक आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ जुड़े हैं उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, और हमने अलर्ट भी कर दिया कि इस तरीके के वाक्य आए तो आप सावधान होकर उसका जवाब देंगे। अब आगे के प्रश्नों पर मैं इतना वक्त नहीं लूंगा, चलता हूं जल्दी जल्दी आगे के प्रश्नों पर हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से देवसेना के कथन है। ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से हमें बताना है कि देवसेना के कौन से कथन है। ऑप्शन पहला है कि विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा, कभी नहीं, वीरों का भी क्या ही व्यवसाय है, क्या ही उन्मत्त भावना है। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, विजया आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे ही जाते हैं। अगला ऑप्शन है, नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए, पुरुष को वशीभूत करने के पहले धोखे की टट्टी। और आखिरी जो विकल्प है,
ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। तो देखिए हम इसके सही जवाब तक तो पहुंचेंगे ही, साथ में ये पंक्तियां मनुष्य जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बहुत कुछ इसमें अर्थ झलकता है। आप प्रश्न के उत्तर को देखेंगे और पंक्तियों को भी महसूस कीजिए। हमें बताना है कि देवसेना के कथन कौन से हैं। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। ये जो बी वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये पहले भी प्रैक्टिस सेट में आ चुका है। यदि आप मुझसे जुड़े हैं, मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, तो आपको याद आ गया होगा कि जी सर आप बिल्कुल कह रहे थे कि इसमें कई प्रश्न बन चुके होंगे। ठीक है, अलग अलग भी इसमें मिलान सुमेलित टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि देवसेना का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। और सी ऑप्शन भी देवसेना के द्वारा ही कहा गया है, इसको भी आगे के लिए ध्यान में रखिए। तो कूट क्या बन रहा है आपका, बी और सी बन रहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, बी और सी। लेकिन आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि ए किसका है और डी किसका है। तो इसको भी आप आगे के लिए जरूर नोट करिए। विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा, ये चंद्रगुप्त द्वारा ये बात कही गई है, स्कंदगुप्त द्वारा। ठीक है, ठीक है, ये बात स्कंदगुप्त के द्वारा कही गई है। और ये भी कहा गया कि ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। तो ये भी बात कही है स्कंदगुप्त ने। यानी कि ये जो क्वेश्चन बनाया गया है देवसेना और स्कंदगुप्त के कथनों के आधार पर बनाया गया है। इस बार देवसेना पूछ दिया, बाद में हो सकता है कि आगे के एग्जाम में कुछ नहीं बदलना है, इसमें स्कंदगुप्त लिख दे। तो हमारे जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं वो तपाक से इसका सही जवाब बता देंगे कि ए और डी। हालांकि ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है, लेकिन पूछा तो जा ही सकता है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगला जो प्रश्न है, जो कि मिलान पर आधारित है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ विदुर, गांधारी, अश्वत्थामा, संजय का नाम दिया गया है, तो आपके मन में निसंदेह आना चाहिए अंधा युग और इससे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं, अंक, पात्र योजना, प्रकाशन वर्ष और जो भी अंकों का शीर्षक है, क्रम है, सब आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब देखिए मैं यहाँ पर पंक्तियां पढ़ूंगा और फिर मिलान करना होगा कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या हो सकता है। पत्थर की खानों से मड़ियां निकलती हैं, बाधा मत डालो। मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का। अंधों को सत्य दिखाने में क्या, मुझको भी अंधा ही होना है। हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। तो ये सभी कथन है और हमें मिलान करना है कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब मिलान आप करेंगे तो विदुर का कहना था हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी, तो ए का हो गया यहाँ पर 4 हो गया। इसके बाद है पत्थर की खानों से मड़ियां निकलती हैं, बाधा मत डालो, ये बात हो गई गांधारी की, तो 1 हो गया। इसके बाद है अश्वत्थामा का कहना है कि मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का, तो अश्वत्थामा का हो गया 2। और संजय का कहना है, संजय कहता है कि अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है, ये हो गया ऑप्शन तीसरा। क्योंकि आप जानते हैं कि संजय जो है आज बहुतों का नाम है, लेकिन महाभारत काल में धृतराष्ट्र उनकी आंख का काम कर रहे थे, उनको पूरी जानकारी दे रहे थे, टेलीविजन के तौर पर इनको जाना जा सकता है। तो सही जवाब क्या हो गया इनका, यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो रहा है कि 4 1 2 3, 4 1 2 3 सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है यहाँ पर जिसको कि मैंने हाथ से ही लिखा है और जानते हैं कि टैब पर लिखना बड़ी चुनौती है, कॉपी पर लिखना आसान होता है, टैब पर लिखना चुनौतीपूर्ण है। तो राइटिंग पर नहीं जाना है, आपको मेरी आवाज से मिलाते हुए इस प्रश्न को देखना है। पूछा जा रहा है कि भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है कि भारत के भुजबल जग रक्षित, यह पंक्ति 5वें अंक में है। भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन 1880 में हुआ। इसके 5वें अंक का स्थान गंभीर वन का मध्य भाग है। जागो जागो रे भाई गीत को राग चैती गौरी में प्रस्तुत है और ई दिया गया है। इसको भारतेंदु ने नाट्य रासक की संज्ञा दी है। अब हमें इसमें से उपयुक्त उत्तर चुनना है। तो भारत दुर्दशा नाटक पर हमने लाइन बाय लाइन अपने चैनल पर बातचीत की थी, हमारे पुराने विद्यार्थी जरूर इसको जानते होंगे। अब जब हम इसका मिलान करते हैं या फिर बातों पर विचार करते हैं तो जो कूट बन रहा है वो कूट बन रहा है ऑप्शन चौथा बी डी ई। यानी कि भारत दुर्दशा यहाँ पर जो कूट बन रहा है
हाँ, कूट जो बन रहा है कि नाटक का प्रकाशन 1880 में हुआ। तो आप जानते हैं कि 1880 भी सही है और 1876 अगर कहीं लिख दिया जाए या फिर 1933 संवत में लिख दिया जाए तो भी आप कुछ क्षण के लिए इसका सही जवाब मानेंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, सही हो रहा है। और कहा गया कि जागो जागो रे भाई गीत को राग चैती में गाया गया, तो ये भी ऑप्शन सही हो रहा है। और इस नाटक को स्वयं भारतेंदु ने नाट्य रासक की संज्ञा दी है, तो ई ऑप्शन भी क्या हो रहा है यहाँ पर, सही हो गया है। तो इसका जो सही जवाब हो रहा है बी डी ई, ठीक है, ऑप्शन चौथा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि जात ले जात टके सिर जात, 1 टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं टके के वास्ते। अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्यार्थ है। यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं। यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट हो जाता है। यहाँ सामांती मूल्य अक्षुण रहते हैं। राजतंत्र में मूल्य व्यवस्थाएं अपरिवर्तनीय होती हैं। देखिए यहाँ पर तो पहले बता दिया गया कि जो संवाद है नाटक में आए हुए एक ब्राह्मण का है जो कि अपनी बात को कहा है और उसमें व्यंग है। जैसा कि आप जानते हैं कि अंधेर नगरी नाटक को हम प्रहसन के तौर पर और व्यंग्यात्मक रूप में ही उसको जानते हैं। तो यहाँ पर व्यंग किया गया है और इसका क्या अर्थ है, अगर व्यंग है तो इसका अर्थ क्या है। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव में बिक रहे हैं। सबका क्या है भाव, टका शेर है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है कि पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं क्योंकि वह मृत प्राय और प्रव्रजित था। वह पर स्त्रीगामी था। वह जीवन से उदासीन था। वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। तो पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि तमाम बातें बताई गई हैं कि मृत प्राय था, प्रवर्जित था, पर स्त्रीगामी था, उदासीन था और आचरण से क्या था, पतित था। अब इन सभी विशेषताओं में हमें बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन चौथा, वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। सही जवाब हो गया है ऑप्शन चौथा, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है अंधेर नगरी के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतेंदु की साहित्य संबंधी अवधारणा है। साहित्य बैठे ठालों का विलास है। साहित्य नागर जनों के मनोरंजन हेतु है। साहित्य ग्रामीण जनों के शिक्षा के लिए है। साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। तो इसका सही जवाब हमें बताना कि आखिरकार इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। आजकल हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, भले हमें हमारे समाज को ये न लगता हो कि साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। अक्सर यही कहा जाता है कि हिंदी पढ़ रहे हो तो क्या करोगे, लेकिन साहित्य पढ़ने वाले लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि ये क्या है, सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने वाला विषय है। और ऊपर में जो भी बातें कही गई हैं वो सभी बातें क्या हैं, गलत हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है। अलक्षेंद्र राज सत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजय से नहीं। यह विचार चंद्रगुप्त के किस चरित्र का है, यानी कि जो कथन है चंद्रगुप्त से लिया गया है, लेकिन किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन दिया गया है चाणक्य, दांडायन, चंद्रगुप्त, आजीवक। तो आपके दिमाग में आना शुरू कर चुका होगा कि हमने चंद्रगुप्त नाटक पढ़ा था और कहीं कहीं जरूर पढ़ा था कि विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है। अलक्षेंद्र राज सत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजय से नहीं। केवल चारों तरफ आप हर राज्य में केवल जीत हासिल करेंगे और राज सत्ता सुव्यवस्थित नहीं रहेगी तो विजय किसी काम की नहीं है। ये पंक्तियां कुछ वही चीज कह रही हैं कि जीत से ज्यादा जरूरी क्या है, सुव्यवस्थित होना। ये बात किसने कही, जाहिर सी बात है कि ऐसी बातें वही व्यक्ति कहेगा जिसको कि राज सत्ता से बहुत जुड़ाव नहीं रहेगा। तो मेरा संकेत आप लोगों की तरफ चला गया होगा कि जी सर बिल्कुल आप कह रहे हैं कि ये तो कोई संत आदमी ही कर सकता है, तपस्वी ही कर सकता है। तो दांडायन का ये कथन है। ऐसी बातें इसी तरीके के लोग कहते हैं। जैसे मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि फीस देने की कोई जरूरत नहीं है, सुव्यवस्थित रूप से आप पढ़िए। पेड कोर्स नहीं भी लेंगे तो भी आप अपनी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। तो ये एक तपस्वी ही कह सकता है।
आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, आप लोग जरूर मुस्कुरा रहे होंगे कि सर आप व्यंग को छोड़ते नहीं हैं, यही मेरा एक सहारा है। आगे चलते हैं, बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, अंधा युग के अंकों के नाम है। गौरव नगरी का विनाश, पांडव विजय, पशु का उदय, गांधारी का शाप। इसमें से हमें सही उत्तर का चयन करना है और उसमें दो ही ऐसे नाम हैं जो कि सही हैं, बाकियों का नाम आपको चकमा देने के लिए है, आपको परेशान करने के लिए। तो हमारे विद्यार्थी इतना जागरूक और जुझारू तो हो ही गए हैं कि तमाम प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से अंधा युग के अंकों का क्रम और उनके शीर्षकों को बिल्कुल ध्यान में रख लिए होंगे। तो ज्यादा मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी और डी है, परशु का उदय, गांधारी का शाप। बाकी पांडव विजय आप नहीं देखेंगे, कौरव नगरी तो है लेकिन कौरव नगरी का विनाश शीर्षक नहीं है। तो जो कूट बन रहा है वो क्या बन रहा है, सी और डी बन रहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, बकरी नाटक के बारे में स्वयं लेखक के विचार हैं। बकरी नाटक से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आ गया और लेखक के विचार को ही पूछ लिया गया है, यानी कि ये जो प्रश्न है सीधे सीधे भूमिका से पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है, यह नाटक न लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता। ठीक है, एक कथन हो गया। दूसरा हो गया, यह नाटक लिख लेने के बाद मैंने इब्राहिम अलका जी से आग्रह किया कि इसे रंगमंच पर प्रस्तुत करें। दूसरा कथन। तीसरा कथन है, इस नाटक के सभी निर्देशकों ने इसके मूल आलेख में कोई परिवर्तन नहीं किया। और चौथा ऑप्शन है, यदि हिंदी के नाटककार यश प्रार्थी न होकर आम आदमी की पीड़ा आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए अनिवार्य मानते तो यह नाटक न लिखा जाता। अब हमें बताना है कि सही उत्तर इसका क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर आप देखेंगे तो पहला तो है भूमिका में ही कि बकरी नाटक के जो नाटककार हैं, बिल्कुल सक्सेना जी आपके दिमाग में आ गए होंगे, वो कवि भी रहे हैं और एक सप्तक से जुड़े भी थे। ये सारी चीजें आपके मन में आ रही होंगी, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर, सही है कि यह नाटक न लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें कई बातें यहाँ पर सक्सेना जी ने उठाई हैं। ये बातें हो सकता है कि आपको आगामी एग्जाम में विकल्पों के तौर पर आ जाए। ठीक है, क्योंकि जन चेतना की बात की, फिर इसके बाद लोक भाषा की बात की, फिर लोक रूप की बात की, फिर सामाजिक अन्याय की बात की है, फिर नया व्याकरण की बात की है। तो आजकल जिस तरीके से ABCD ए से लेकर ई तक पूछा जा रहा है या फिर 1 से लेकर 5 तक पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन पूरा बनने के लिए कंप्लीट है ये जो पहला कथन पूछा गया है। तो ए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सही हो रहा है। और यहाँ पर डी ऑप्शन भी क्या है, सही है कि यदि हिंदी के नाटककार यश प्रार्थी न होकर आम आदमी की बात करते, आम आदमी की जबान में करते और आम आदमी के लिए करते। जैसे जो लोकतंत्र है, एक आपने कथन बड़ा फेमस सुना हुआ कि जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता, ऐसे ऐसे करके है। ठीक है, कुछ कुछ यहाँ पर जनता शब्द के स्थान पर क्या प्रयोग किया जा रहा है, आम आदमी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो जो कूट बन रहा है वो बन रहा है ए और डी। तो इसका जो सही जवाब हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन तीसरा है, ए और डी। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है जो कि सुमेलित पर आधारित है और प्रश्न को देखते ही आप कैच कर लिए होंगे कि आखिरकार कहां से इसको लिया गया है। पात्रों का नाम है आलस्य, देवसेना, गांधारी, भिस्ती। दूसरी तरफ पंक्तियां दी गई हैं, देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ न कहेगी। मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा वो मूर्ख उधर जय होगी। और आखिर में है कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पैर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। तो इसे हमें मिलाना कि आखिरकार ये बातें किन किन पात्रों से जुड़ी हुई हैं। तो हम सबसे पहले मिलान करते हैं कि आलस्य जो है वो कहता है कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पैर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। तो आलस्य तो कहा है लेकिन कहलवाया किसने है, आपके दिमाग में आ गया होगा जी, बिल्कुल भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहलवाया है। कई बार हमने परीक्षाओं में देखा है कि आलस्य न पूछकर पूछ लिया जाता है कि किसका कथन है, तो वहां पर आपको ध्यान में रखना है। अगला जो है कि जो देवसेना है,
देवसेना इसके बारे में क्या कहती है? वो कहती है कि देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे। ये देवसेना का कथन है। इसके बाद जो कथन है यहाँ पर कि गांधारी कहती है कि मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा वो मूर्ख उधर जय होगी। ये बात सीधे सीधे गांधारी की हो गई। और भिष्टी का क्या है? भिष्टी का है कि बकरी को क्या पता। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो कूट बन रहा है 4-1-3-2, 4-1-3-2 बन रहा है। नीचे के हम विकल्प में देख लेते हैं कि 4-1-3-2 किस में बन रहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। थोड़े आज के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस लंबे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं कि मिलती जुलती है यहाँ पर बकरी। बकरी नाटक से भी हो सकता है, अंधेर नगरी से भी हो सकता है, इसलिए कंफ्यूजन को दूर रखना है। देखिए यहाँ पर दुर्दशा है तो ऐसा लगेगा कि भारत दुर्दशा से होगा। कितना यहाँ पर है? और आपने राम की शक्ति पूजा में पढ़ा होगा कि उसमें है कि जिधर है अन्याय उधर है शक्ति। यहाँ पर क्या है कि धर्म जिधर होगा उधर जय होगी। महाभारत में धर्म को ज्यादातर केंद्र में रखा गया है। जो भी चीजें की जा रही वो धर्म को ध्यान में रखते हुए की जा रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि पंक्तियां एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं और भाव भी मिलते जुलते हुए नजर आते हैं। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है अंधेर नगरी नाटक से रिलेटेड है। इसके संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्वेश्चन दिया गया है, पूछा जा रहा है कि महंत जी गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु हैं। अंधेर नगरी के पहले अंक का स्थान बाजार है। अंधेर नगरी का प्रकाशन सन 1881 ईस्वी में हुआ। इसके तीसरे अंक का स्थान जंगल है। इसके पांचवें अंक का स्थान शमशान है। अब पूरी अंधेर नगरी अगर आप पढ़े होंगे बढ़िया से तो इस प्रश्न का जवाब तुरंत आराम से दे देंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो फिर वही सभी समस्याएं आपके सामने आएंगी। तो जल्दी से हम यहाँ पर एक बार रिवाइज करवा देना चाहते हैं कि जो पहला अंक है वो किसमें है? वह है प्रांत नाम से है। दूसरा अंक जो है वो बाजार से रिलेटेड है। तीसरा अंक जब आप देखेंगे तो वहां पर है जंगल। ठीक है, क्वेश्चन से भी मिलान कीजिएगा। चौथा अंक जो है उसका नाम है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा या राज्यसभा। और पांचवा जो यहाँ पर दिया गया है वो है अरण्य। और छठा जो दिया गया है उसका नाम है शमशान। तो ये एक तरीके से आपको जल्दी से मैंने की पॉइंट्स बताया हुआ है। और समय अगर बचेगा तो हम जितने भी नाटक लगे हुए हैं उनकी अंक योजना, उनके जो भी गीत योजना है उन पर काम करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन के आधार पर ए तो यहाँ पर बिल्कुल सही है कि महंत जी गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल सही हो रहा है। इसके बाद जो सही हो रहा है आपका वो हो रहा है कि अंधेर नगरी का जो प्रकाशन वर्ष था वो 1881 में था, तो ये भी सही हो गया। और पहला अंक तो बाजार नहीं बल्कि क्या है, वह है प्रांत है, इसलिए गलत हो रहा है। तीसरा अंक जंगल दिया गया, ये भी क्या हो रहा है यहाँ पर, ये भी सही हो रहा है। और पांचवा अंक बताया जा रहा है शमशान, जबकि क्या है छठवां अंक है। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन पहला हो गया ACD। इसी तरीके के उम्मीद है कि प्रश्न पूछे जाएंगे जब भी आप री एग्जाम में जाएंगे या फिर आगे जाएंगे। अब प्रश्नों का जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? भारत को जगाता है, भारत के हतभाग्य पर क्रोधित होता है, घायल भारत को छोड़कर चला जाता है, भारत के सीने में कटार से आघात करता है। तो आखिरी अंक में क्या करता है? भारत भाग्य हमें बताना है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि वो भारत को जगाता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। किसको, किसकी प्रतिक्रिया में ये बात चाणक्य ने कही है? देखिए क्वेश्चन में ही कई चीजें बताई जा रही हैं कि ये कथन चंद्रगुप्त से लिया गया है, चाणक्य ने कहा है, लेकिन किसके जवाब में कहा है? ऑप्शन दिया गया राक्षस, सिंहरण, एनिसाक्रिटीज, वररुचि। तो किसके जवाब में बात कही गई है? सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, वररुचि से ये बात चाणक्य कहता है कि मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। एक जमाना था पाणिनि, पतंजलि, वररुचि इन लोगों का। तो पाणिनि का जैसे नाम आया है तो एक तरीके से व्याकरण की तरफ संकेत किया गया है। और व्याकरण की सबसे अगर बड़ी पुस्तक है तो वह अष्टाध्यायी है।
उसी की तरफ चाणक्य का संकेत है। और चाणक्य का दर्शन क्या है, उसका विचार क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। वो कहता है कि भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। यानी मैं व्याकरण को इतना जोर नहीं देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मनुष्य अगर सही रहेंगे तो व्याकरण अपने आप सही रहेगा। कितनी बड़ी बात यहाँ पर चाणक्य कह रहा है। शायद इस तरीके के कम व्यक्ति आज आपको मिलेंगे। वररुचि के जवाब में बात चाणक्य ने कहा है। तो मैं इसीलिए आराम से आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि चीजें आपके मन मस्तिष्क में जीवन भर के लिए बैठ जाए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन राजाश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन दिया गया है नेमीचंद जैन, बच्चन सिंह, गिरीश रस्तोगी, जयदेव तनेजा। तो इसमें ज्यादातर नाम जो है वो नाटक पर अच्छा काम किए हुए हैं। यानी कि हम अगर आलोचकों की बात करें तो ज्यादातर इसमें जो नाम दिए गए वो सब नाट्य आलोचक के तौर पर है। लेकिन इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन दूसरा है कि डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में आषाढ़ का एक दिन नाटक का मूल्यांकन करते हुए ये बात कहते हैं कि इसमें राज्याश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र दोनों के बीच सर्जनात्मकता यानी जो रचनात्मकता है वो भटकती हुई नजर आती है। यही नाट्य का बिंब है। तो कालिदास को याद कीजिए, जब कालिदास मल्लिका के क्षेत्र में रहता है और जब वो अपने मातुल के पास चला जाता है तो उसकी सर्जनात्मकता कैसे प्रभावित होती है। मुझे याद है कि जेएनयू में हमें सेमिनार भी मिला था कि वहां पर उसकी जो सर्जनात्मकता है जब राजश्रय उसको प्राप्त होता है थोड़ी सी कमजोर होती है, लेकिन जब वो मल्लिका के क्षेत्र में रहता है तो वहां पर अच्छी अच्छी रचनाएं की हुई है। ठीक है, तो बच्चन सिंह का ये कथन है कि ये सर्जनात्मकता जो है वो राजाश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र दोनों में क्या है, भटक रही है, दोनों के द्वंद में फंसी हुई है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कथन और तर्क पर आधारित है। पूछा जा रहा है कि नाटक का एक उद्देश्य जनोपदेश है क्योंकि नाटक में उपदेश के सिवा कोई और बात नहीं हो सकती। अब हमें बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही और कौन सा गलत है। तो सही जवाब यहाँ पर है कि नाटक का एक उद्देश्य जनोपदेश तो है, लेकिन नाटक में उपदेश के सिवा और कोई बात नहीं होती है। ये बात बिल्कुल गलत है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, ए सत्य है लेकिन आर क्या है, असत्य है। अगला प्रश्न है कि अंधा युग में युयुत्सु की चिंता क्या है? अंधा युग नाटक आप लोगों ने पढ़ा होगा और कई बार इसके नायक को लेकर डिबेट है कि इसका नायक अश्वत्थामा है कि युयुत्सु है कि कौन है। तो यहाँ पर देखिए, या फिर समय, तीन तरीके के यहाँ पर डिबेट होते हैं। तो युधिष्ठिर की चिंता क्या है? अन्याय का प्रतिकार, पांडव पक्ष में चले जाने को लेकर पश्चाताप, मानव भविष्य की रक्षा, शाप मुक्ति। तो युधिष्ठिर की चिंता क्या है? युधिष्ठिर जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा एकमात्र कौरव था जो कि पांडव पक्ष से जाकर युद्ध लड़ा था और उसका कहना था कि ये धर्म युद्ध हो रहा है तो मैं धर्म के तरफ जाकर रहूंगा। यानी मानव भविष्य की रक्षा के बारे में और उसकी मेन चिंता थी। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन तीसरा हो गया यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है जो बात करें तो बकरी नाटक से रिलेटेड सवाल पूछा गया है कि बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? यह स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है। इसके गीत साधारण कोटि के हैं। इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। तो बकरी नाटक के शिल्प को लेकर यह सवाल यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर आप लोगों के भी मन में आ रहे होंगे। सही जवाब है, दो ही चुनना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, दो चुनना है कि सही तथ्य हमें चुनना है। ठीक है ना? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी है। यानी कि यह स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही बात है। कहा जा रहा है कि इसका जो कथ्य है वो बिखरा हुआ है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। और गीत कहे जा रहे हैं कि ये साधारण कोटि के हैं, ये भी गलत है। और नाट्य शैली का, नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। इसलिए आप देखेंगे बकरी नाटक को बहुत ही आसानी से रंगमंचित किया जाता है और बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, खासतौर से मैं बीएचयू और जेएनयू की बात करूं और अन्य जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहां पर होता है। और कई बार तो हमने छोटी जगहों पर भी देखा है कि बकरी नाटक छोटी कक्षाओं में भी किया जाता है। तो सही जवाब क्या हो गया? ए और डी हो गया। सही जवाब हो गया यहाँ पर ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है जो कि ध्रुव स्वामिनी से संबंधित है। पूछा जा रहा है कि ध्रुव स्वामिनी के प्रतिपाद्य हैं। तो मैं प्रश्न पर आगे बढ़ूं उसके पहले एक हमारे विद्यार्थी ने कमेंट्स किया था कि सर ये प्रतिपाद्य का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे आप कई बार पढ़ते हैं ना कि तात्पर्य क्या है, ठीक है, या फिर इसका इसका जो भावार्थ क्या है, या फिर
सामान्य तौर पे जो इसका जो उद्देश्य जोड़ सकते हैं, यही सब है। ध्रुव स्वामिनी नाटक लिखने या फिर ध्रुव स्वामिनी जो भी नाटक है उसका प्रतिपाद्य क्या है या फिर उसका तात्पर्य क्या है, ठीक है ना। एक तरीके से आपको उसका मेन थीम ही बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से 2 सही हैं। स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग न करे, विश्व भर में सबके काम सबके लिए नहीं है, प्रेम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली स्त्रियां कभी असहाय नहीं होती हैं, स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे, स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। तो जितने भी कथनों को आपने देखा, ऐसा लग रहा है कि ये सभी कथन कहीं न कहीं स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। हालाँकि किससे जुड़े हैं? ध्रुव स्वामिनी से जुड़े हैं। कई बार हम विमर्शों पर चर्चा करते हैं, तो इन विमर्शों की शुरुआत अचानक नहीं हुई है, बल्कि उसके पहले आप देखेंगे कि कई रचनाओं में स्त्रियों की समस्याओं को केंद्र में रखते हुए काम किया गया है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है, आपका दिमाग भी दौड़ना शुरू कर दिया होगा कि पहले तो ये है कि स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करें। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये कथन है ध्रुव स्वामिनी से रिलेटेड। और कहा गया स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। ये दोनों ऑप्शन क्या हो रहे हैं यहाँ पर? सही हो रहे हैं। तो कई बार एग्जाम में जब आप जाते हैं और बिना पढ़े भी आप किस तरीके से पॉजिटिव जो सकारात्मक कथन है उनको ध्यान में रखते हुए सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। अब जैसे ऊपर दिया गया कि स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग ना करे, विश्व भर में सबके काम अलग अलग है, मतलब स्त्री अलग है पुरुष अलग है। तो ये बात तो अगर शारीरिक रूप से देखें जो भी ईश्वरीय है तो ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन अन्य चीजों में देखें तो बराबरी का दर्जा वहां पर होना चाहिए। और यहाँ पर क्या कहा गया कि प्रेम में अपना सर्वस्व निछावर करने वाली स्त्रियां कभी असहाय नहीं होती। ये तो और गलत बात हो गई, ठीक है। कई बार धोखे मिलते हैं, आप लोग भी इससे परिचित हुए होंगे या फिर अनुभव किए होंगे। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन तीसरा, सी और डी। अगला प्रश्न जो कि अंधा युग से रिलेटेड है, अंधा युग के संबंध में कौन से विचार सही है? 4 विचार दिए गए, उसमें से 2 सही हैं। यह महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित है। आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद हैं। अंधा युग आधुनिक त्रासदी को व्यक्त नहीं करता। तो डी जो है ऑप्शन, वो तो आप देखेंगे कि बिल्कुल गलत है। जहां जहां डी होगा वो ऑप्शन बिल्कुल सही होने की स्थिति में नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन दूसरा है, बी और सी। यानी कि आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है, ठीक है। और कहा गया कि इसमें जितने भी पात्र हैं वो अंतर्द्वंद से ग्रसित हैं। तो बी और सी दोनों ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर? सही हो गया, ठीक है। क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ए और बी क्यों नहीं सही हो सकता, ठीक है ना। ये भी ऑप्शंस कुछ सही होने के करीब में हैं, लेकिन अगर हम प्रश्न के हिसाब से देखें, क्योंकि आलोचकों के दृष्टिकोण से यहाँ पर थोड़ा सा सवाल को बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है ना। तो हो गया आपका ऑप्शन बी और सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा के बारे में कौन से विचार सही है? इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से हुआ है। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। यह विचार प्रधान नाटक है। इसमें अंग्रेजी राज में भारत के विकास की बात कही गई है। तो भारत दुर्दशा के बारे में सही विचार को हमें बताना है। 4 विचार दिए गए हैं, 2 उसमें से सही है। अब देखिए, जब आप नाटक पढ़े होंगे तो इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से नहीं हुआ है, बल्कि कृष्ण कल्कि अवतार से हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर? गलत हो रहा है। और कहा जा रहा है कि ये हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर क्या हो रहा है? सही है। और कहा जा रहा है कि यह विचार प्रधान नाटक है, ये भी क्या सही है। और इसमें भारत के विकास की बात की गई है, बल्कि ये बिल्कुल गलत है और इसमें दुर्दशा की बात की गई है, ठीक है ना। तो एक तरीके से जो इसका कूट बन रहा है, बी और सी बन रहा है।
तो हम देखते हैं कि सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन पहला हो गया। अगला प्रश्न है कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। अंधेर नगरी, अंधा युग, ध्रुव आगरा बाजार नाटक दिए गए हैं और इनकी शैलियां दी गई हैं कि किन किन शैलियों में है। तो लोक नाट्य, समस्या मूलक, प्रहसन, गीति नाट्य। तो हमें बताना है कि आखिरकार कौन किससे जुड़ा हुआ है। ठीक, तो देखते हैं हम यहाँ पर जो कूट बन रहा है वो बन रहा है कि अंधेर नगरी क्या है, प्रहसन है, ए का 3 हो गया। अंधा युग क्या है, अंधा युग को गीति नाट्य के अंतर्गत रखा जाता है, एक बी का 4 हो गया। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है वो नाटक क्या है, समस्या मूलक है, समस्या को उठाया गया है। और आगरा बाजार लोक नाट्य पर आधारित है। इस तरीके से आप देखेंगे कि जो कूट बन रहा है 3 4 2 1 बन रहा है। ठीक है, 3 4 2 1 यानी कि ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, थोड़ा सा ये प्रश्न धुंधला हो गया है लेकिन आपको ध्यान में रखना है। ठीक, कि एक तरफ नाम दिया गया सक्टार, महाराष्ट्री, धातु सेन, गोवर्धन दास। दूसरे तरफ नाटकों का नाम है अंधेर नगरी है, फिर स्कंदगुप्त है, फिर भारत दुर्दशा है, फिर चंद्रगुप्त है। ठीक, अब हमें मिलान करना है कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सक्टार है वो किससे जुड़ा हुआ है, चंद्रगुप्त से, ए का 4 हो गया। महाराष्ट्री किससे जुड़ा हुआ है, भारत दुर्दशा से, बी का 3 हो गया। धातु सेन जुड़ा हुआ है स्कंदगुप्त से, सी का 2 हो गया। और गोवर्धन दास जुड़ा हुआ है अंधेर नगरी से। यानी कि इसका जो कूट बनना चाहिए, आप ध्यान में रखिए, आपके लिए एक ही मात्र यहाँ पर नया हो सकता है, महाराष्ट्री, जो कि भारत दुर्दशा से है। आप जब नाटक पढ़ेंगे तो एक जगह 7 सभ्य लोगों की कमेटी का जिक्र किया गया भारत दुर्दशा में, और उसमें अलग अलग कोई महाराष्ट्री है, कोई बंगाली है, कोई कुछ है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये है। बाकी तो आप पात्रों को जोड़ लेंगे। सही कूट क्या हो जाएगा इसका, ए का 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। ये कूट क्या हो गया यहाँ पर, सही हो गया। तो ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण नहीं है। गुप्त कुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम, भोग विलास के प्रति वितृष्णा, विमाता का षड्यंत्र, छात्र धर्म का अभाव। तो उदासीन होने का कारण कौन सा नहीं है हमें बताना है यहाँ पर। ठीक, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, छात्र धर्म का अभाव। ये इसके उदासीन होने के कारणों में नहीं है। बाकी आप देखेंगे कि अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम, भोग विलास की प्रति वितृष्णा, ये सब इसमें है। सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन चौथा। अब ये छात्र धर्म क्या है, छात्र धर्म मतलब क्षत्रिय धर्म से ये जुड़ा हुआ है। और आप देखेंगे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध है श्रद्धा भक्ति, उसमें इस छात्र धर्म के बारे में चर्चा की गई है। एक बार आप लोग जरूर उस निबंध को पढ़िएगा। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, न कि उसे अपने अपनी स्त्री बनाने के लिए। ये देखिए, पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने देखा कि वैदव्य जीवन पर आधारित कौन सा नाटक है। यहाँ पर पता चल गया कि विधवा कौन है, मनोरमा है। और इस नाटक में 2 ही स्त्री पात्र हैं। ठीक है, मनोरमा के साथ साथ एक चंद्रकला भी है। ठीक, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका ये मानना है कि ठीक है, मनोरमा विधवा है, उसका हाथ जीवन भर मैं पकड़ता हूं लेकिन अविवाहित रहूंगा, स्त्री बनाने के लिए नहीं। ऑप्शन दिया गया है मुरारी लाल, मनोज शंकर, रजनीकांत, भगवंत सिंह। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन दूसरा है कि मनोज शंकर जो है, उसका ये मानना है कि वो जीवन भर मनोरमा के साथ रह सकता है लेकिन शादी नहीं कर सकता है। ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब हो गया यहाँ पर। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवाद उक्तियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यावर्त के लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमें 2 बताना है कि चाणक्य के कौन से कथन है। तो इसका अगर आप देखेंगे जवाब, तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर हो रहा है वो हो रहा है आपका
ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों आपने पढ़ा होगा कि चाणक्य के द्वारा ये बातें कही गई हैं। चाणक्य का कथन है कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, और दूसरा है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। अब जो दोनों इधर ऊपर के बच रहे हैं, ए और डी, ये किसके कथन है? तो इन कथनों को भी आप आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए। पहला जो कथन है ये तो है चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त इस बात को कहता है कि संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। हो सकता है इतना दूर भी पूछ लिया जाए ये किसका कथन है। इतना दूर भी पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो तुरंत बता देंगे कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त ने इस बात को कहा था। ऑप्शन डी है, एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यावर्त के लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। ये बात किसने की है? ये बात की है सिंहरण ने। तो इस प्रश्न के बहाने हमने तीन पात्रों के कथनों को देखा है। ठीक है, पहले तो हमने चाणक्य को देखा, फिर चंद्रगुप्त को देखा, फिर सिंहरण को देखा, लेकिन प्रश्न का सही जवाब जो है आप पहले ही टिक लगाकर बैठ चुके होंगे कि ऑप्शन दूसरा है, बी और सी। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन के पात्र कौन है? श्वेतांग, दंतुल, अनुस्वार, श्यामांग। तो आषाढ़ का एक दिन पात्र, इन पात्रों के नाम आप जरूर पहचान रहे होंगे कि इसमें कौन है। तो पहले तो दंतुल को आप पहचान लेंगे और फिर अनुस्वार को पहचान लेंगे। बी और सी जिसमें होगा वो ऑप्शन क्या हो रहा है? यहाँ पर सही हो रहा है। आप देख रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट में ज्यादातर ऑप्शंस में बी और सी दिखाई पड़ रहा है। इस क्रोनोलॉजी को भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, अंधायुग के निम्नलिखित पात्रों को उनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं के साथ सुमेलित कीजिए। युयुत्सु, अश्वत्थामा, संजय, विदुर। अब कौन किस तरीके का है, उसकी विशेषताएं क्या है, हमें बताना है। ठीक, तो आप देखेंगे, तुरंत देखेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि जो पाश्विक प्रतिहिंसक कौन है। ठीक है, पाश्विक प्रतिहिंसक के तौर पर आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए किसका नाम? आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए अश्वत्थामा का नाम। एकदम से पशु का उदय एक अंक है, इसमें आपने पढ़ा होगा। इसके बाद यहाँ पर जो आ रहा है, युयुत्सु जो है वो सत्याग्रही है, वो सत्य के साथ लड़ाई कर रहा है, सत्य की ओर से लड़ रहा है। संजय इसमें किस तरीके का रोल निभा रहे हैं? संजय निभा रहे हैं कर्मलोक से बहिष्कृत तटस्थ। ये लड़ाई में कहीं नहीं है संजय, लेकिन इनका भी रोल है। और विदुर क्या है? विदुर यहाँ पर है संशयग्रस्त। सही जवाब हो गया। आप देखेंगे कि जिसमें सही हो रहा है 3-1-4-2, 3-1-4-2 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब हो रहा है। आगे की परीक्षा के लिए जरूर ध्यान में रखिए कि कौन पात्र किस चरित्र से जुड़ा हुआ है, उसकी विशेषताएं क्या है। पार्श्विक प्रतिहिंसक कौन है, संशयग्रस्त कौन है, सत्याग्रही कौन है, कर्मलोक से बहिष्कृत तटस्थ कौन है। बाकी अंधायुग के बारे में आप ढेर सारी जानकारी रखे होंगे। अगला प्रश्न अंधायुग से ही रिलेटेड है। पूछा जा रहा है कि वस्तु विकास के दृष्टि से अंधायुग के अंकों का सही क्रम है। कौरव नगरी, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, पशु का उदय, गांधारी का शाप, विजय एक क्रमिक आत्महत्या। तो यानी कि हमें सही क्रम बताना है 1-2 के हिसाब से। तो देखिए इसमें आपके दिमाग में आना शुरू कर चुका होगा कि हमने तो अंधा युग नाटक को खूब पढ़ा, लेकिन इसका क्रम क्या हो सकता है? तो पहला जो क्रम है, पहला अंक कौरव नगरी है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा अंक है पशु का उदय हो गया, फिर तीसरा अंक जो है वो हो गया अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, गांधारी का शाप जो कि आपके चौथे अंक में आ जाएगा, और पांचवा अंक है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। तो इस तरीके से इसका जो कूट बन रहा है, सबसे पहले नंबर पे कूट आएगा ए सी, फिर आएगा बी, फिर आएगा डी, फिर आएगा ई। ए सी बी डी ई। तो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन, सही जवाब इसका ऑप्शन हो रहा है तीसरा। ठीक है, ए सी बी डी ई हो गया। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद अंश किस नाटक का है? लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन पहला है, लहरों के राजहंस नामक नाटक से इसको लिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है, अभिजात्य अभिजात्य वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का
चित्रण निम्नलिखित में से किस नाटक की विषय वस्तु है? कैद, अलग अलग रास्ते, अंजू दीदी, उड़ान। तो आप देख रहे हैं कि ये किस नाटक की विषय वस्तु से संबंधित हो सकता है? ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है अंजू दीदी, जो कि आपके सिलेबस में लगा है। अगला प्रश्न है कि स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा गाए अथवा प्रस्तुत किए गए गीत कौन से हैं? तो देवसेना के स्पेशली गीत यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप, माझी साहस है खेलोगे, जर्जर तरी भरी पथिकों से झड़ में क्या खोलोगे, उमड़ कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल अंचल छोर, शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश। तो देख रहे हैं आप 4 गीत दिए गए हैं, उसमें से देवसेना के 2 गीतों के बारे में हमें बताना है। तो आप मिलान करेंगे तो पहला जो गीत है, भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप, ये कथन किसका है, यानी गीत किसका है? देवसेना का है। इसके बाद वाला जो गीत है वो है, ये भी देवसेना का है कि शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणीय किसका मधुर प्रकाश। तो ए और डी जो ऑप्शन है वो सब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देवसेना के गीत हैं, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे के हम 2 और देख लेते हैं। माझी साहस है खेलोगे, ये जो पंक्ति दी गई है ये पंक्ति है एक उसमें पात्र आता है पहली सखी, ठीक है, उसी के द्वारा ये बात कही गई, वही इस गीत को गाती है। और जो सी वाला है कि उमड़ कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल अंचल छोर, ये गीत गाती है विजया। ठीक, तो इस प्रश्न के बहाने हमने देवसेना, विजया और जो एक सखी आती है उनके गीतों को यहाँ पर हमने देख लिया है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि भारतेंदु के निम्नलिखित मौलिक नाट्य रचनाओं में कौन से प्रहसन है? हमें छांटना है कि कौन कौन से प्रहसन है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। इसमें से हमें बताना कि आखिरकार प्रहसन कौन सा है। तो अंधेर नगरी पहले नंबर पर तो आपके दिमाग में रहना ही चाहिए। ठीक, इसके बाद जो है, इसके बाद आप जो देख रहे हैं सी हो गया, तो सी यहाँ पर हो रहा है और इसमें जो ऑप्शन दिया गया है और ए है। ठीक, भारत दुर्दशा को खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक नाम दिया था नाट्य रासक, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए और सी जो ऑप्शन हो रहा है वो सही हो रहा है, ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, जहां न धर्म न बुद्धि न ही नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपो ही नसें जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी के किस चरित्र ने किस चरित्र से इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है? गुरु, गोवर्धन दास, फरियादी, महंत। ये बात अंधेर नगरी में कौन कहा है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, गुरु। आखिर में आप देखेंगे अंधेर नगरी जहां पर समाप्त होती है, ये जो भी नाटिका है या फिर प्रहसन है, आखिर में गुरु जी इस बात को कहते हैं कि जहां न धर्म न बुद्धि न ही नीति न सुजन समाज। बड़ी बात है, अगर कहीं विकास हो रहा है तो मान लीजिए धर्म, वो अपने चरित्र के लिए, फिर बुद्धि, फिर नीति और फिर सुजन समाज, इन चारों की जरूरत है। तो हो सकता है कि आगे इस पंक्ति का भावार्थ पूछ लिया जाए, जिसको कि हम प्रतिपाद्य के तौर पर कर सकते हैं। ठीक, सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन पहला हो गया, गुरु के माध्यम से। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अंधा युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5 कथन दिए गए हैं, उसमें से हमें 3 कथनों के बारे में सही बताना है कि सबसे उपयुक्त उत्तर क्या होगा। तो मैं पढ़ता हूं, आप लोग अपने दिमाग में जरूर बैठाइए कि आखिरकार क्या सही है। इसमें युद्ध से उत्पन्न होने वाली मूल्यहीनता, अमानवीयता, विकृति, कुंठा, वैयक्तिक एवं सामूहिक विघटन का सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है। ठीक, इसके बाद फिर है कि इसके तृतीय अंक का शीर्षक गांधारी का शाप, जो गांधारी कृष्ण को शाप देती है। इस नाटक में इलियट के वेस्टलैंड का प्रभाव माना गया है। इसमें ऋषि व्यास अश्वत्थामा को अमरता का वरदान देते हैं। अंधा युग के किसी भी पात्र का चरित्र नितांत उज्जवल और निर्मल नहीं है। तो सही उत्तर हमें बताना है। तो ई तो सबसे यहाँ पर ई जो है हमें बताना है कि सही उत्तर, ठीक, अंधा युग के किसी भी पात्र का चरित्र नितांत उज्जवल और निर्मल नहीं है। तो पहले हम ऊपर से विचार करते हैं। जो ऑप्शन ए है वो एकदम क्या है? बिल्कुल सही है।
यहाँ पर कहा गया कि तृतीय अंक में गांधारी का शाप चित्रण किया गया है या फिर उसका नाम है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर कहा गया कि इलियट के वेस्टलैंड का प्रभाव माना जाता है, ये भी बात सही है। यहाँ पर अश्वत्थामा को व्यास ने अमरता का वरदान नहीं दिया था, बल्कि कृष्ण ने सांप दिया था एक तरीके से। ठीक, कई बार सांप भी वरदान हो जाता है। और अंधा युग के अगर पात्रों की बात करें तो क्लियरिटी नहीं प्रतीत होती है, सब में किसी न किसी दोष की गुंजाइश बनी रहती है। तो जो कूट बन रहा है ACE बन रहा है, ठीक है, ACE यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, सही हो रहा है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में आए संवादों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर बड़ी ईमानदारी के साथ बता दिया गया है कि जो भी संवाद है वो प्रथम अंक पर आधारित है। कविता करना अनंत पुण्य का फल है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, केवल संधि नियम से ही हम लोग बाध्य नहीं है, शरणागत की रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है, राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है, पुरुष है कुतूहल और प्रश्न और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान। देखिए यहाँ पर जितने भी कथन दिए गए बड़ा ही युक्तिपरक है, इनकी व्याख्या की जा सकती है। तो हम देखते हैं कि शुरुआत कहाँ से होती है स्कंदगुप्त की, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, पहले नंबर पर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे जो अगला नंबर है कि राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। ये आपने कहीं सुमेलित वाले में भी देखा होगा, हमें बिल्कुल याद आ रहा है कि हमने आपको बताया हुआ है। फिर इसके बाद जो तीसरे नंबर पे है, केवल संधि नियम से ही हम लोग बाध्य नहीं, शरणागत की रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है। तीसरे नंबर पर आ गया कथन। चौथे नंबर पर है कविता करना अनंत का पुण्य फल है, चौथे नंबर पे। और पांचवें नंबर पे है, जो कि वैसे भी आप अल्फाबेटिकल दृष्टिकोण से देखेंगे तो पांचवें नंबर पर ई ही आता है। तो पुरुष है कुतूहल और प्रश्न, स्त्री है विश्लेषण। अच्छी बातें कही जा रही हैं यहाँ पर, ध्यान में रखिए, सुमेलित वाले में आ सकता है इतना इतना दूर, ठीक है। इसमें कम से कम 3 प्रश्न छिपे हुए हैं। अब हम इसका अगर क्रम करें तो आप देख रहे हैं कि जो सही कूट होगा बी डी और फिर सी फिर ए फिर ई, ठीक है, बी डी सी फिर ए फिर ई, सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। लेकिन चलते चलते आपको मैं बता दूं, हो सकता है कि आगे के एग्जाम में आ जाए, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। ये बात किसने कही है, ये बात कही है मातृगुप्त। इसमें एक पात्र है मातृगुप्त, उसने कही। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये बात स्कंदगुप्त ने ही कही है, ठीक है, आप भी नोट कर लीजिए। केवल संधि नियम से ही सब कुछ नहीं हो सकता, इस बात को भी स्कंदगुप्त ने ही कहा है, इसलिए ध्यान में रखिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो आपको मैं संकेत कर रहा था कि आप याद कर लिए होंगे कि राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है, ये बात कही है पर्णदत्त ने। और आखिरी जो वाक्य है फिर पंक्ति है कि पुरुष है कुतूहल और प्रश्न, स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान। ये बात कही है धातु सेन ने। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप स्कंदगुप्त नाटक पढ़ेंगे तो इसमें धातु सेन के कथन भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न के बहाने न सिर्फ हम पहले से बाद के क्रम को ध्यान में रखें, बल्कि इसमें से भावी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, यानी आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, तो हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं वो कॉन्फिडेंस से उसका जवाब दे पाएंगे। अगला प्रश्न है जो कि आज का आखिरी प्रश्न, कथन और तर्क पर आधारित है। सिंदूर की होली नाटक की दुखांत परिणति हमें नाटक में आई परिस्थितियों तथा जघन्य समस्याओं को सोचने समझने के लिए बाध्य करती हैं और विचारों में डुबो देती हैं, ठीक है ना। कथन दिया गया कि सिंदूर की होली अद्भुत गहन गंभीर सामान्य से परे नाटक है तथा उसके पात्र अत्यंत सहज हैं और स्वाभाविक मनोवृत्ति की प्रकृति भूमि पर विचरते नजर आते हैं। अब दोनों में से हमें बताना है कि आखिरकार कौन सत्य है कौन सा असत्य है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन पहला है कि दोनों कथन क्या है, सत्य है। इस सिंदूर की होली नाटक की दुखांत परिणति में हमें नाटक की आई परिस्थितियों का जघन्य और समस्याओं को सोचने विचारने के लिए बाध्य करता है। सिंदूर की होली वही नाटक जिसमें वैधव्य जीवन, जिसमें पुरुष विधवा के साथ जीवन तो व्यतीत कर सकता है लेकिन शादी नहीं कर सकता है। और बात यहाँ पर कही गई कि सिंदूर की होली अद्भुत गहन गंभीर और सामान्य से परे नाटक है, ठीक है। तो दोनों बातें यहाँ पर सही हो गई।
तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरीके से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा की। उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न आपके भावी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जिससे कि आप अगर मिलते-जुलते भी प्रश्न देखेंगे, तो आप चहक उठेंगे और सही जवाब तक पहुँचेंगे और इस चैनल के प्रति आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी भी। तो आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, आप लोग ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।